नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इनक्रेडिबल इंडिया पर। आज का वीकली करंट अफेयर्स की सेकंड क्लास है, जिसमें आज हम 13 सितंबर से लगा 19 सितंबर के बीच में घटित जितनी भी घटनाएं हुई हैं उनको लेकर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, किस प्रोजेक्ट के तहत INS तारागिरी को लॉन्च किया गया है? जो INS तारागिरी को भी हाल में ही लॉन्च किया गया है, ये किस प्रोजेक्ट के तहत लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है प्रोजेक्ट 70A के तहत। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि प्रोजेक्ट 70A है क्या। यह प्रोजेक्ट 70A के तहत हम स्टील्थ युद्धपोत का निर्माण करना है और अब तक कुल 3 युद्धपोत का निर्माण हो चुका है। जो ये तारागिरी है, ये तीसरे इस कड़ी में ये तीसरी जो युद्धपोत है, ये तीसरी की युद्धपोत है। अब स्टील्थ युद्धपोत क्या होता है? स्टील्थ युद्धपोत वो युद्धपोत होता है जो रडार के पकड़ में नहीं आता, जो ये रडार के पकड़ में नहीं आता, रडार की पकड़ में नहीं आता। अब रडार क्या होता है? रडार एक प्रणाली है, इसका फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। ये क्या करता है कि ये किस प्रणाली पे काम करता है कि ये किसी वस्तु से अगर रेडियो वेव टकराती है तो टकरा के वापस मुड़ जाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु रखा है और यहाँ से हमने रेडियो वेव छोड़ा, तो ये रेडियो वेव यहाँ पे जाएगी, ये वापस टकरा के आ जाएगी। तो यहाँ पे जो सिग्नल इससे प्राप्त होगा, तो हम इसे पता कर लेंगे कि कितने इसका इस वस्तु की पोजीशन क्या है, इसकी अगर ये इस तरफ बढ़ रही तो इसकी चाल क्या है, ये हमारे से कितनी दूरी पे है, किस हवा में है, हवा से कितना ऊपर है। तो इससे हमें उसके पूरे पोजीशन इसके बारे में पूरा पोजीशन पता चल जाता है। रडार का एक और काम होता है, इसे वातावरण में जो भी हमारे वातावरण में मौसम के बारे में भी जानकारी मिल जाती है। बादल निर्माण हो रहा है, कहाँ पे लो प्रेशर हाई प्रेशर का क्षेत्र बन रहा है, ठीक है। और इसके तहत जो ये 3 युद्धपोत का निर्माण हो चुका है, उन 3 युद्धपोत कौन से हैं? पहला तो एक है, पहली जो युद्धपोत जो बना है वो INS नीलगिरी है, दूसरा INS उदयगिरी, तीसरा INS तारागिरी, ठीक है। और ये तारागिरी जो अभी लॉन्च हुआ है, अब और देख लेते हैं। अभी तो हाल में एक और प्रोजेक्ट जो नौसेना के लिए काफी एक और प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, वो भी उसका नाम है प्रोजेक्ट 75। इसके तहत क्या किया गया था? इसके तहत भारतीय नौसेना में पनडुब्बियों का निर्माण किया गया था। ये भारतीय नौसेना के लिए कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों का निर्माण किया गया था। कलवरी श्रेणी क्या होती हैं? ये होती हैं डीजल। जो हमारी पनडुब्बियां होती हैं वो ईंधन में 2 तरह की पनडुब्बियां होती हैं, एक परमाणु पनडुब्बी होती है, ठीक है, परमाणु पनडुब्बी होती है, एक डीजल वाली होती है, डीजल इलेक्ट्रिक, ठीक है। तो ये डीजल इलेक्ट्रिक वाली है, इसमें 6 डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों का निर्माण करना था, ठीक है। और जो कि 6 उनका निर्माण हो चुका है। कौन कौन सी, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला है INS कलवरी, ठीक है, दूसरा है INS खंडेरी, तीसरा है INS करंज, INS वेला, INS वगीर पांचवी, और INS वागसीर छठी है। तो ये पूछ सकता है पहली पनडुब्बी कौन सी है और आखिरी पनडुब्बी है। जो आखिरी लॉन्च हुई थी वो INS वागसीर है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ये कौन सी पनडुब्बी है? ये डीजल इलेक्ट्रिक है, ये इसमें डीजल इलेक्ट्रिक है। और ये किसकी सहायता से बनी है? ये फ्रांस की सहायता से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय इस्पात नीति के अनुसार 2030 तक प्रतिवर्ष कितना स्टील उत्पादन के लक्ष्य रखा गया है? जो हमारी राष्ट्रीय इस्पात नीति बनी है उसके 2030 तक हमारा क्या लक्ष्य रखा गया है कि हम कितना उत्पादन करेंगे? वो रखा हुआ है 300 MT। यहाँ पे 300 MT का मतलब है मैट्रिक टन, ठीक है। इतना हमें उत्पादन करना है। अभी भारत में कितना स्टील का उत्पादन कर रहा है? भारत अभी 106 मैट्रिक टन का उत्पादन कर रहा है और इसके साथ ही वो दूसरे स्थान पे है। पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पे चीन है, ठीक। अब स्टील क्या होता है? स्टील होता है लोहे प्लस कार्बन का मिक्सर को स्टील कहते हैं, ठीक है।
अब ये अलग अलग जो इनकी मिश्रण के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कौन सा आयरन चाहिए। जैसे अगर हमें ESS चाहिए, मतलब स्टेनलेस स्टील चाहिए जिसमें जंग नहीं लगती, ये क्वेश्चन पूछता है कौन से स्टील में जंग नहीं लगती, तो नहीं लगती स्टेनलेस स्टील में जंग रोधक। इसमें ऐसा क्या मिलाया जाता है कि स्टील का लोहे में कि वो जंग नहीं रखता, वो होता है क्रोमियम। ठीक है, क्रोमियम होता है जिसकी वजह से ये जंग नहीं लगता। ठीक है, अब लोहा लोहा का अधिकतर लोहे में क्या पूछता है, लोहे के अयस्क के बारे में पूछता है कि लोहे के कौन कौन से अयस्क होते हैं। लोहे के लगभग तीन अयस्क होते हैं। एक तो होता है हेमेटाइट, दूसरा होता है मैग्नेटाइट, और तीसरा होता है लिमोनाइट। ठीक है, इसका तो एक बार रासायनिक सूत्र पूछा था, तो उसका रासायनिक सूत्र होता है Fe2O3। और इसमें इसमें लोहा कितना पाया जाता है, इसमें सबसे ज्यादा लोहा पाया जाता है, लगभग 66% इसमें लोहा पाया जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है परमाणु अप्रसार संधि NPT का सम्मेलन कहाँ हुआ है। ठीक है, ये परमाणु अप्रसार संधि की सम्मेलन जो होता है हर साल होता है, वो कहाँ इस बार का कहाँ हुआ है, ये हुआ है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ, USA, अमेरिका। ठीक है, अब ये देख लेते हैं NPT क्या होता है। NPT का काम क्या है, ये पहले तो ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, इस संगठन इस ट्रीटी जो संधि इसमें इस संगठन से अगर जो किसी ने किसी देश ने इसमें शामिल हो गया, तो उसकी जो भी इसकी नीतियां होती हैं उसको मानने के लिए बाध्यकारी होती हैं। जो भी देश इसमें शामिल हो गया तो उसके बनाई गई सारी नीतियों को ये बाध्यकारी होती है। ठीक है, इनका काम क्या है, ये परमाणु हथियारों को प्रसार को रोकना है। जो परमाणु हथियार का प्रसार हो रहा है दिन प्रतिदिन, कोई सी देश जैसे अभी नॉर्थ कोरिया के पास परमाणु हथियार प्राप्त हो गया है, तो उन ऐसे देशों के पास परमाणु हथियार ना पहुंचे जिनसे पूरे समस्त संसार को नुकसान हो, क्योंकि परमाणु हथियार के से रेडिएशन होता है और रेडिएशन बहुत ज्यादा घातक होता है। और परमाणु शक्ति का उपयोग शांतिपूर्वक करने को बढ़ावा देना है। तो शांतिपूर्वक उपयोग का मतलब क्या होता है कि इसका उपयोग हम इलेक्ट्रिसिटी में कर सकते हैं, बिजली उत्पादन में। ठीक है, और कह सकते हैं और किसमें कर सकते हैं, चिकित्सा में। जो रेडिएशन चिकित्सा में जो रेडिएशन के तहत किसी का इलाज होता है, जैसे कैंसर का इलाज हो गया तो उनको रेडिएशन के थ्रू इलाज किया जाता है, तो उसका उपयोग करने के लिए हम परमाणु का एटॉमिक का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब NTP के बहुत से देश सदस्य नहीं है, जिनमें भारत एक है। तो NTP के कौन कौन से सदस्य नहीं है, ये है 5 देश हैं, भारत, इजराइल, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया। भारत क्यों नहीं है, क्योंकि भारत मानता है कि भारत की जो परमाणु शक्ति है वो अपनी सुरक्षा के लिए है, न कि किसी पे आक्रमण करने के लिए। तो भारत का जो परमाणु जो परमाणु की शक्ति है, तो वो क्योंकि भारत के जो भी पड़ोसी देश हैं, चाहे वो पाकिस्तान हुआ, चाहे वो चीन हुआ, तो उनके पास परमाणु शक्ति पहले से परमाणु बम मौजूद है। तो अतः भारत को अपनी शक्ति उनसे बचा, अपने आप को उससे सुरक्षा करने के लिए कर रखा है कि भाई मैं साइन नहीं करूंगा, क्योंकि इस प्रसार संधि में साइन करने का मतलब होता है कि अपना कोई भी परमाणु बम के जितने भी परमाणु बम है उसको आप डिस्पोजल कर देंगे, इसलिए भारत इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, भारत इसके साथ एक और NPT की तरह एक संगठन है, उसका भी सदस्य नहीं है, जिसे कहते हैं NSG ग्रुप, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। इसमें क्या ये लोग क्या करते हैं कि मतलब जो जितने भी देश हैं परमाणु शक्ति जहाँ पे परमाणु भट्टी है, तो उनको ये जो न्यूक्लियर का वो होता है ईंधन, उसकी सप्लाई करते हैं। तो भारत इसका भी समूह का हिस्सा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके पहला तो इसका यही कंडीशन है, उसमें वही देश शामिल हो सकते हैं जो NPT पे साइन किए हो। ठीक है, तो भारत NPT का वो नहीं है, मतलब सदस्य नहीं है, तो इसलिए वो इसका भी सदस्य नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है, PM-TB मुक्त भारत अभियान की शुरुआत किस मंत्रालय ने किया है। अभी PM-TB की मुक्त भारत को जो TB मुक्त करने का अभियान चल रहा है, तो उसकी शुरुआत अभी किस मंत्रालय ने किया है। तो इसका मंत्रालय है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा।
इसके मंत्रालय के मंत्री कौन है, केंद्रीय मंत्री कौन है? मनसुख मांडविया। ठीक है, अब हम थोड़ा टीबी के बारे में देख लेते हैं। टीबी क्या है? भारत सरकार ने अपने लक्ष्य जो रखा है 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है, जबकि यूएन द्वारा लक्ष्य रखा गया है 2030 तक पूरे विश्व संसार से टीबी को उन्मूलन करने का, लेकिन भारत ने 2025 तक का रखा है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत ने टीबी उन्मूलन के क्या कौन से सन तक लक्ष्य निर्धारित किया है टीबी उन्मूलन का? तो ये किया है 2025। ठीक है, अभी हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा निक्षय मित्र पोर्टल की स्थापना की गई है, कि अभियान शुरू किया गया है। ये भी किसके लिए है? टीबी उन्मूलन के लिए ही है। तो 2025 तक जो लक्ष्य निर्धारित किया गया उसके तहत बहुत कार्यक्रम चल रहे हैं। इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ही निक्षय मित्र पोर्टल का स्थापना किया। इसका मतलब जैसे अभी किसी को भी अगर टीबी की शिकायत है तो उसके बारे में उसमें सभी कुछ जानकारियां दी जाएंगी इसके तहत। और टीबी के बारे में देख लेते हैं। टीबी क्या है कि जीवाणु जनित रोग है, ये बैक्टीरियल रोग है। इसका जो बैक्टीरिया है उसका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम टर्बोक्लोसिस। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि टीबी का कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है। पहले तो ये पूछा गया है कि ये कौन सा रोग है, बैक्टीरिया जनित रोग कौन सा है। तो टीबी जो है वो बैक्टीरिया जनित है जो हवा में फैलता है। इससे क्या होता है, आपको सांस लेने में दिक्कत, मतलब फेफड़े को ज्यादा प्रभावित करता है और कभी कभी मस्तिष्क में भी ये फैल जाता है। दूसरा, टीबी का जो एकमात्र जो टीका है जो बच्चों को लगाया जाता है बीसीजी का टीका, ठीक है, उसका नाम क्या है? बेसिली कैलमेटेर गुरीन, बीसीजी। अभी इसके 100 साल हुए हैं। इस टीके की खोज हुई थी 1921 में। ठीक है, तो 1921 से ये 101 साल हो गया इसके खोज को। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने विश्व धरोहर स्थल हैं? जो विश्व धरोहर स्थल हैं ये कितने हैं भारत में? ये हैं टोटल 40। ठीक है, अब विश्व धरोहर स्थल कौन बनाता है? ये बनाता है यूनेस्को द्वारा। ठीक है, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की चयनित किया जाता है, जिसमें यूनेस्को की एक समिति है, विश्व विरासत स्थल समिति, इसके द्वारा चयनित किया जाता है। भारत में कुल कितने हैं? भारत में कुल 40 हैं। 40 को भी अगर हम सेग्रीगेशन करें कौन कौन से हैं तो उसमें 31 है हमारे सांस्कृतिक। ठीक है, सांस्कृतिक महत्व के। 8 कौन से हैं? प्राकृतिक महत्व के। और एक क्या है? मिश्रण है। ठीक है, ये मिश्रण कौन सा? ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा भारत का एकमात्र जो यूनेस्को धरोहर में शामिल है वो कौन सा है? वो कंचनजंगा है। कंचनजंगा की पर्वतीय क्षेत्र जो है, इसे कब यूनेस्को में शामिल किया गया था? 2016 में शामिल किया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एकमात्र जो है मिश्रण में आती है वो कौन सी है? वो कंचनजंगा है। अब विश्व विरासत यूनेस्को क्या करती है कि वो कौन सी, मतलब किसको, सबको तो शामिल कर नहीं लेगी, तो उसका कौन सी, उसके कंडीशन कौन कौन से है कि किस कंडीशन की वजह से वो विश्व धरोहर शामिल करती है? तो यूनेस्को जो किसी को भी शामिल करती है जो विश्व संस्कृति की दृष्टि से मानवता के लिए महत्वपूर्ण होती है। ऐसी कोई भी वस्तु हुआ, संस्थान हुआ, कोई संरचना हुई जो मानवता के लिए वो काफी महत्वपूर्ण होती है, उनको शामिल करते हैं। जैसे अभी भारत में जो अभी 2 को शामिल किया गया है उनको देख लेते हैं। एक तो किया गया है कालेश्वर का रामप्पा मंदिर जो तेलंगाना में 2021 में इसे शामिल किया गया है, और 40 किया गया है धौलावीरा गुजरात में। धौलावीरा क्या है? ये हड़प्पा कालीन नगर है, जो हड़प्पा कालीन जो सभ्यता के जो नगर थे उसके उस समय के लोग कैसे रहते थे उनके बारे में। और कालेश्वर रामप्पा मंदिर ये काकतीय वंश द्वारा बनवाया गया शिव का मंदिर है, शिव मंदिर। ठीक है, तो ये उस समय की जो संस्कृति है उसको दोहराता है रामप्पा मंदिर। अगला क्वेश्चन है, एशिया कप क्रिकेट 2022 किस देश में जीता? ठीक है, ये जीता श्रीलंका ने। और ये कितनी बार जीता है? ये 6वीं बार जीता है। इससे ज्यादा बार कौन जीता है? भारत ने। कितनी बार जीता है? 7 बार। और पाकिस्तान ने कितनी बार जीता है? 2 बार। ठीक है,
ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसने कितने बार जीता है। और इसका आयोजन पहले एशिया कप का आयोजन कहाँ होने वाला था? श्रीलंका में होने वाला था, ठीक है। लेकिन वहाँ की जो भी कंडीशन बहुत दयनीय होने को वहाँ पे राजनीतिक संकट होने की वजह से इसको कहाँ किया गया? दुबई में, ठीक है, इसे दुबई में किया गया। अब देख लेते हैं कि और कौन कौन से कि आगामी आईसीसी के जो भी आयोजन करने वाली आईसीसी की जो भी टूर्नामेंट आयोजन करने वाली है उसके बारे में देख लेते हैं कौन कौन से टूर्नामेंट है। जैसे आईसीसी वर्ल्ड कप, ठीक है, जो कि ओडीआई वर्ल्ड कप है, मतलब एक दिवसीय वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ किया जाना है? 2023 में किया जाएगा इंडिया में, 2027 में किया जाएगा साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और नामीबिया को मिलाकर इन तीनों संयुक्त में होगा। 2021 में इंडिया और बांग्लादेश मिलकर का आयोजित करेंगे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओडीआई वर्ल्ड कप कहाँ पे होने वाला है? तो 2023 का याद रखिएगा इंडिया में, 2027 का साउथ अफ्रीका में, मतलब दक्षिण अफ्रीका के जितने भी कॉन्टिनेंट में जितने भी क्रिकेट खेलने वाले हैं, जैसे साउथ अफ्रीका होगा, जिम्बाब्वे होंगे, नामीबिया होगा। 2031 में भारत और बांग्लादेश में मिलकर आयोजित करेंगे। अब आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के बारे में, ये हर 4 साल में होता है, ये हर 2 साल में होता है, ठीक है। अब 2 साल में कौन? 2022 में कहाँ अभी होने वाला है? ये होने वाला है ऑस्ट्रेलिया में। 2024 में कहाँ होने वाला है? यूएसए और वेस्ट इंडीज में, दोनों मिलकर आयोजित करेंगे। 2026 में इंडिया और श्रीलंका मिलकर आयोजित करेंगे, ठीक है। अभी एक और चीज है, आईसीसी के 3 टूर्नामेंट होते हैं, एक तो आईसीसी वर्ल्ड कप, आईसीसी वर्ल्ड T20 और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, ठीक है। 2025 में इसके आयोजन कहाँ होने वाला है? 2025 में पाकिस्तान में होगा, 2029 में, ये भी 4 साल में होता है, इंडिया में होने वाला है। एक और चीज है, ये तो मेंस का हो गया, वुमेन्स वाला देख लेते हैं, महिला का। 8th महिला आईसीसी टूर्नामेंट जो T20 वाला वर्ल्ड कप होने वाला है वो साउथ अफ्रीका में आयोजित होने वाला है। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, कहाँ पे होने वाला है। अगला देख लेते हैं, समुद्र तटों की सफाई करने के लिए कौन सा अभियान अभी चलाया गया है? ये अभियान चलाया गया है स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर, ठीक है। अभी स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर किसके द्वारा चलाया गया है? ये चलाया गया है भारत पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा इनके द्वारा चलाया गया है। ये क्या है कि विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई के दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो प्रत्येक सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। ये वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि इस बार कब मनाया गया? 17 सितंबर को था। ये तीसरा जो शनिवार था वो था 17 सितंबर को था, ठीक है। इस अभियान के तहत देश भर के 75 समुद्री तटों को 75 दिनों में साफ करने के लिए तटीय सफाई अभियान शुरू किया गया है, जो कि विश्व का सबसे लंबा तक ऐसी किसी सफाई अभियान का सबसे लंबा तक दिनों तक चलने वाला अभियान है, तथा सबसे अभी तक 75 समुद्री तटों की इसकी सफाई की जाएगी। अब समुद्री तटों के बारे में है तो एक और पढ़ लेते हैं, जो है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, ठीक है। ये क्या होता है, किसके द्वारा दिया जाता है ये सर्टिफिकेट? इसके बारे में ये दिया जाता है फाउंडेशन फॉर द एनवायरमेंट एजुकेशन FE, जो कि एक डेनमार्क की संस्था है, इसके द्वारा दिया जाता है। ये क्यों दिया जाता है? ताकि ये उन लोगों बढ़ावा देने मतलब प्रोत्साहन करता है, ताकि तटीय जल जो प्रदूषण होता है जहाँ पे, उसको न्यून करना, मतलब उसको कम करना है। समुद्र तटीय सुविधाओं को सतत विकास से को बढ़ाना देना है। जो समुद्र तट की सुविधाएं हैं उनको सतत विकास के तहत उनको बढ़ावा देना है, कि उनकी जो भी सुविधाएं हैं, ताकि हमें आगे कुछ प्रदूषण ना फैले, और जो भी जो समुद्र तट के जीव हैं उनको भी कुछ घाटा ना हो, उनको प्रदूषण ना फैले, तो उनको देखने के लिए तटीय परिस्थिति तंत्र और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और संरक्षण करना, ये उसको बढ़ावा देता है, ठीक है। अभी क्या हुआ है, अभी हाल ही में FE द्वारा जो 2 और भारतीय तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है, जिसमें एक तमिलनाडु का कोवलम तट है और पुडुचेरी का ईडन जो तट है उसको ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया गया है। और इसी के तहत भारत में कितने ब्लू फ्लैग वाले सर्टिफिकेट वाले बीच हो गए हैं? वो 10 हो गए हैं, इनकी संख्या 10 हो गई है, जो कि बहुत अच्छी बात है हमारे लिए।
किस संस्था द्वारा डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के लिए आवेदन किया गया है? ये पूछ रहा है डीम्ड यूनिवर्सिटी अभी कौन सी संस्था है जिसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिए जाने की बात की गई है, तो ये कौन सी है? ये है एनसीईआरटी। अब डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होती है? डीम्ड यूनिवर्सिटी वो होती है कि जो अपने डीम्ड यूनिवर्सिटी वो होती है कि वो क्या करती है कि अपने जो भी पढ़ाने के लिए जो भी सिलेबस है उसका निर्धारण वो स्वयं कर सकती है। मतलब उसका निर्धारण क्या, उसको किस क्लास में क्या कौन सी शिक्षा देनी है, क्या पढ़ाना है, किस सब्जेक्ट में क्या क्या रिलेशन होंगे, उनमें क्या पढ़ाना है, तो इसका निर्धारण वो डीम्ड यूनिवर्सिटी अपने आप स्वयं कर सकती है। तो उसका सिलेबस का निर्धारण जो भी इंस्टीट्यूट अपने सिलेबस का निर्धारण स्वयं करता है उसे हम डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाता है। अब ये इसको किसने आवेदन किया? एनसीईआरटी, जिसकी हम बुक्स पढ़ते हैं। अब एनसीईआरटी के लिए भी कुछ खास है, वो क्या है? इसके नए निदेशक की नियुक्ति हुई है। निदेशक कौन है? दिनेश प्रसाद सकलानी। ये पूछ सकता है, प्रसाद सकलानी, ठीक है। सकलानी को नया निदेशक एनसीईआरटी का बनाया गया है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ये याद रखिएगा। अब आ जाते हैं हिंदी दिवस। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जब हमारे संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर के दिन ही हमारी संविधान सभा ने हिंदी को आधिकारिक भाषा घोषित किया था। इसलिए हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में तभी से मनाया जाता है। यह विश्व की एक प्रमुख भाषा है जो विश्व में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। एक ऐसी प्रमुख भाषा है जो तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है हिंदी, ठीक है। भारत की एक राजभाषा है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, भारत की राजभाषा है, न कि भारत की राष्ट्रभाषा। ठीक है। अब हिंदी के साथ एक और भाषा है, एक और राजभाषा है, वो कौन सा है? अंग्रेजी। अगला, अब भारतीय संविधान में भाषा के लिए और कहाँ पे विस्तार से बात की गई है, उसके लिए भारत भाषा के लिए 8वीं सूची को ही बना दिया गया है। 8वीं अनुसूची बना दिया गया जो भाषा के साथ भी डील करती है। इसमें कितनी भाषाएं हैं? इसमें कुल 22 भाषाएं हैं। और जो मूल संविधान में कितनी भाषाएं उल्लेखित थी? 14 भाषा। और अभी संशोधित करके भाषा के लिए भाषा के लिए 3 संशोधन हुए हैं। 3 संशोधन। पहला संशोधन कब हुआ था? 21, दूसरा हुआ 71 और तीसरा हुआ था 92, ठीक है। इनके द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई? इसके द्वारा एक सिंधी जोड़ी गई थी, इसके द्वारा 3 भाषा जोड़ी गई थी, इसके द्वारा 4 भाषा जोड़ी गई थी। वो आगे देख लेते हैं। ये 8वीं अनुसूची में जो 92वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, इसमें 4 भाषा को जोड़ा गया था। इसमें बोडो भाषा, डोगरी भाषा, मैथिली भाषा और संथाली भाषा को जोड़ा गया था। BDMS, ठीक है, याद रखिएगा BDMS। तो इससे आपको 4 भाषाएं याद रहेंगी। और संविधान में एक और जगह है जहां आर्टिकल 351, इसमें यह कहा गया कि हिंदी भाषा के विकास के निर्देश दिया गया। संविधान द्वारा राज्य को हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया कि वो उसका विकास तथा विस्तार प्रसार करने के लिए जो भी काम करना होगा वो राज्य सरकार जितना हो सकेगा उसको प्रोत्साहन मिलतेगी। अब अगला क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है, ककाडू अभ्यास 2022 कहाँ पर हुआ है? पहला तो ये ककाडू है क्या? ये नौसैनिकों का नौसेना अभ्यास है, नौसेना अभ्यास है, ठीक है। इस अभ्यास में मल्टी ने बहुत से देशों ने भाग लिया था। ये कहाँ पे आयोजित हुआ था? ये हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। और किसके द्वारा आयोजित किया गया था? ऑस्ट्रेलिया नेवी द्वारा आयोजित किया गया था, ठीक है। इसमें कौन से भारत की तरफ से इसमें INS सतपुड़ा ने भाग लिया था। INS सतपुड़ा जो कि एक खुद में एक जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से
स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से सुशोभित वाली ये भी मतलब रडार इसे पकड़ नहीं पाता, इस विशेषता से भरपूर है। अभी देख लेते हैं भारत ने और किन देशों के साथ कौन से युद्धाभ्यास किए हैं उनके बारे में। भारत ने अमेरिका के साथ जो युद्धाभ्यास किया है वो है टाइगर ट्रम्प और ब्रजपहार। ठीक है, ये 2 अभ्यास किए हैं, तो ये याद कर लीजिएगा। अगला है भारत और फ्रांस के साथ कौन सा युद्धाभ्यास किया है? गरुड़, वरुण, शक्ति, ये 3 अब युद्धाभ्यास उन्होंने फ्रांस के साथ किया है। अगला भारत और जापान के साथ धर्म गार्जियन, ये क्वेश्चन पूछ चुका है, धर्म गार्जियन किसके साथ हुआ है? धर्म गार्जियन, जिमेक्स युद्धाभ्यास और सैन्य मैत्री, ये 3 अभी युद्धाभ्यास किया है उसके जापान के साथ। भारत और ब्रिटेन के साथ इंद्रधनुष और अजय वॉरियर। भारत और रूस के साथ इंद्र युद्धाभ्यास। और भारत और बांग्लादेश के साथ ये पूछ सकता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है जो अभी हाल में शुरू हुआ है, संप्रति युद्धाभ्यास और बोंग सागर युद्धाभ्यास। ये नौसेना के लिए है और ये संप्रति है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागृति दिवस कब मनाया गया है? ठीक है, जागृति, ये गिद्धों के प्रति जो भी हमें जागरूकता फैलाना है, क्योंकि अब भारत से लगभग गिद्ध भारत से लगभग 99% खत्म हो चुके हैं, सिर्फ 1% बने हैं। तो उसको बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके कैसे हम लोगों को जागृत कर सकते हैं, उसके लिए ये कब मनाया गया है? ये हम मनाया जाता है हर सितंबर महीने के पहले शनिवार को। ठीक है, तो इस बार के दिन मनाया गया है 3 सितंबर को। इसका कोई डेट फिक्स नहीं है, जो पहले शनिवार आ जाएगा, चाहे वो 3 आ जाए चाहे कुछ आ जाए, उसी के दिन मनाया जाता है। ठीक है, जो गिद्ध है ये IUCN के रेड लिस्ट में शामिल किया गया है, क्योंकि इनकी लगभग 75% पूरे विश्व से लगभग 75% आबादी समाप्त हो चुकी है, सिर्फ 25% बची है, वो भी काफी खतरनाक, मतलब काफी खतरे में है। तो उसको दूर करने के लिए उनको रेड लिस्ट में रखा गया है, ताकि लोगों को उसमें उसकी किसी तरह से उसका शिकार न किया जा सके, उसको एक पर्यावरण मिले, साफ सुथरा पर्यावरण मिले, ताकि वो उसमें रह सके, अपनी जनसंख्या को बढ़ा सके। अभी हाल में चर्चा में था चीता, जो भारत में मंगाया गया, कहाँ से? नामीबिया से। ठीक है, नामीबिया से मंगाया गया है। ये चीते भी IUCN की वल्नरेबल वाले लिस्ट में है। ठीक है, तो ये भी उसी का पार्ट है, क्योंकि पूरे भारत में तो चीता खत्म ही हो गया था। भारत में अभी तो 8 चीते मंगाए गए हैं। पूरे विश्व में चीता कहाँ पाया जाता है? तो ईरान में पाया जाता है, दूसरा अफ्रीका में पाया जाता है, अफ्रीका में। ठीक है, पूरे विश्व में सिर्फ 2 ही जगह चीता पाए जाते हैं। अगला हाल ही में चर्चा रहे ग्रीन हेक्साबिल क्या है? ग्रीन हेक्साबिल क्या है? ये है समुद्री कछुआ। और ये चर्चा में क्यों रहे हैं? क्योंकि अभी हाल में न्यूज में आया था कि 10 लाख से अधिक ग्रीन हेक्साबिल जो कछुए होते हैं उनका अवैध रूप से शिकार किया गया, उनको मारा गया है, कुछ किसी औषधि के रूप में उपयोग किया गया है, किसी को मांस के लिए खाने के लिए उपयोग किया गया, तो इसके लिए 10 लाख इसको मारा गया, तो इसके लिए ये चर्चा में है। और इन कछुओं से भारत में भी एक कछुआ प्रसिद्ध है, जो ओलिव रेडले टर्टल होता है। ये कछुआ समुद्री कछुए हैं जो भारत के उड़ीसा में आते हैं, जो उड़ीसा के गहीरमाथा बीच है, वहाँ पे आते, बड़े पैमाने पे आते हैं, और ये आके वहाँ पे मास नेस्टिंग करते हैं, मतलब अंडे देते हैं और उनसे बच्चे पैदा होते हैं और फिर वो समुद्र में चले जाते हैं। तो अभी ये दुनिया के सबसे छोटे समुद्री कछुए हैं। ये काफी चर्चा में रहते हैं, क्योंकि भारत जो उड़ीसा का तट है वहाँ पे आते हैं। अब उड़ीसा से हम क्या क्या आगे हम देख सकते हैं। उड़ीसा क्वेश्चन में पूछ सकता है उड़ीसा क्या है। उड़ीसा से पहले इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है भुवनेश्वर। ठीक है, इसके CM कौन है? नवीन पटनायक। ठीक है, इसके राज्यपाल कौन है? राज्यपाल है गणेशी लाल। ठीक है, किसके राज्यपाल हो गए। और यहाँ पे जो विधानसभा की सीट कितनी है? विधानसभा की कितनी सीट है? 147। लोकसभा की 21, राज्यसभा की 10।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि हमेशा कभी ना कोई क्वेश्चन में मैच करने के लिए राज्यसभा की कुछ सीट पूछ सकता है, लोकसभा की सीट पूछ सकता है, विधानसभा की सीट पूछ सकता है। ठीक है, अब उड़ीसा के बारे में और क्या चर्चा में रहती है? उड़ीसा के बारे में एक चीज और चर्चा हमेशा रहती है कि वहाँ का सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर। ठीक है, सूर्य मंदिर को हम ब्लैक पगोडा भी कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ब्लैक पगोडा किसे कहते हैं? कोणार्क के सूर्य मंदिर को। ठीक है, इसके सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोडा भी कहते हैं। और उड़ीसा में क्या प्रसिद्ध है? उड़ीसा में एक और लिंगराज मंदिर है। ठीक है, लिंगराज मंदिर है उड़ीसा में। और उड़ीसा में जो पूरी रथ यात्रा होती है, ठीक है, ये प्रसिद्ध है। और यहाँ पे चिल्का लैगून भी है, चिल्का झील भी है, जो कि भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, तो सबसे बड़ी झील क्वेश्चन में पूछ सकता है, सबसे बड़ी झील खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील। ठीक है, और कभी अभी कौन सा क्या पूछते हैं यहाँ पे उड़ीसा में? और क्या है? हम्फी गुफा, हम्फी गुम्फा। ठीक है, जहाँ पे अभिलेख है, जो किसने अभिलेख, जो कि खारवेल द्वारा लिखवाए गए थे, खारवेल। ठीक है, ये थे यहाँ के मतलब उड़ीसा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे, ये क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए एक समिति बनाई गई है तथा उसके अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये बनाई गई है उत्तराखंड सरकार द्वारा बनाया गया है। और किसी इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ये अध्यक्ष नियुक्त किया गया है न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड किस राज्य ने अभी हाल में वो गठन किया है? तो उसके लिए उत्तराखंड ने किया है तथा उसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना देसाई को किया गया है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है? इसके लिए संविधान में कहाँ पे बनाया गया है? डीपीएसपी में, आर्टिकल 44 में। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है समान नागरिकता संहिता के लिए कहाँ पे संविधान में क्या किया है? तो ये डीपीएसपी भाग 4 संविधान के भाग 4 के डीपीएसपी में आर्टिकल 44 में। तो 444 यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया। ठीक है, और क्या होता है कि भारत का जो अभी तो ये भारत का पहला राज्य जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है वो है गोवा। ठीक है, यहाँ पे गोवा में जब 1961 में गोवा भारत में शामिल हुआ था, तभी से यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड पहले से ही है। अब देख लेते हैं थोड़ा उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड अभी हाल में काफी चर्चाओं में रहा है। पहला चर्चा में क्यों रहा है? क्योंकि अभी मोदी जी द्वारा केदारनाथ में जो शंकराचार्य की मूर्ति स्थापित किया है। ठीक है, मोदी जी द्वारा। और अगला भी कई वहाँ पे उत्तराखंड में क्या है? उत्तराखंड में अभी कई पार्क, जो एक तो लाइकेन पार्क। ठीक है, ये कहाँ किया गया? मनुस्यारी में, वहाँ के मनुस्यारी जिले में इसको स्थापित किया गया है। दूसरा एक परागकण पार्क, इसकी स्थापना कहाँ पे बनाया गया है? ये बनाया गया है नैनीताल में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये काफी इंपॉर्टेंट, लाइकेन पार्क और परागकण पार्क। यहाँ पे एक और घाटी है, फूलों की घाटी। ठीक है, फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में है और इसे यूनेस्को की लिस्ट में भी शामिल किया गया है, लिस्ट में भी शामिल है। अब थोड़ा उत्तराखंड के बारे में देख लेते हैं। उत्तराखंड के सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, और यहाँ के जो गवर्नर हैं, गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह।
ठीक है। यहाँ पे विधानसभा की सीट कितनी है? विधानसभा की सीट है 71, लोकसभा की सीट है 5 और राज्यसभा की सीट है 3। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी। गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। विधानसभा की सीट है 71, लोकसभा की सीट है 5, राज्यसभा की सीट है 3। और भारत का पहला पराक्रम पार्क कहाँ पे? नैनीताल। फूलों की घाटी यहाँ पे है उत्तराखंड में। और लाइकेन पार्क, भारत का पहला लाइकेन पार्क मनुस्यारी में। और एक और फूलों की घाटी पूछता है कि शांत वैली पूछता है, शांत घाटी। शांत घाटी, शांत घाटी कहाँ पे है? ये है केरल में। केरल में जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, नीलगिरी पहाड़ियों पे, ठीक है। नीलगिरी पहाड़ियां कहाँ पे क्या है? यहाँ पे वेस्टर्न घाट और और पूर्वी घाट, ईस्टर्न घाट आकर आपस में मिलते हैं। ये पूछता है कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट कहाँ पे मिलते हैं? वो मिलते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों पे, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं। हाल में चर्चा में रही आहेली। आहेली क्या है? आहेली क्या है? ये है कि खादी कपड़ों का एक प्रकार है। यहाँ पे आहेली एक प्रकार का खादी कपड़ा है जो 100% प्योर कपड़े, सूती कपड़े को, ताकि सूती कपड़े हैं वस्त्र, ठीक है। तो आहेली के लिए क्या किया गया? ताकि भारत में जो सूती के प्रति जो भी लोगों की आकर्षण बढ़े, उसके लिए एक फैशन शो किया गया आहेली नाम से। आहेली नाम से फैशन शो, ठीक है। आहेली नाम से फैशन शो का आयोजित किया गया ताकि लोगों के बीच में जो खादी है, खादी ग्राम उद्योग के जो भी उत्पाद हैं उनको लोगों के बीच में पहुंचाया जा सके, लोगों के प्रति उनके लिए आकर्षण पैदा हो के लोग खादी वस्त्रों का प्रयोग करें, जिससे हमारे जो ये जो कहते हैं ना, देसी को प्रोत्साहन मिल सके। और खादी कपड़े हमारे आज से नहीं है, ये स्वतंत्रता के समय से हमारे स्वतंत्रता के प्रतीक रहे हैं। जब खादी जो स्वाधीन आंदोलन हुआ था बंगाल विभाजन के समय, तो उसमें खादी के प्रयोग के लिए 1905 में, तो उस समय भी हमें खादी का बहुत ज्यादा प्रमोशन किया था। मैंने बस जो विदेशी कपड़े थे उनको जलाए थे तथा उसकी जगह पे खादी वस्त्रों का प्रयोग किया था। तो भारतीय मानसिकता को पुनः लाने के लिए हमें खादी कपड़े को बढ़ावा देने के लिए खादी का एक आहेली नाम से फैशन शो किया था जो खादी को प्रमोट करता था। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाइड्रोजन फोरम। जो ग्रीन हाइड्रोजन फोरम है किसके द्वारा शुरू किया गया है? ग्रीन हाइड्रोजन फोरम शुरू किया गया है जो है यूरोपीय संघ EU द्वारा और भारत में, ठीक है। अब ग्रीन हाइड्रोजन फोरम क्या है? इन दोनों ने मिलकर जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसको कैसे, उसका उपयोग को बढ़ाया जाए, कैसे उसको मतलब आ, आ, आसानी से प्राप्त किया जाए, उसको आसानी तरीके से लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, उसके लिए एक फोरम को बनाया गया जिसमें यूरोपीय संघ है और तथा भारत ने उसमें सम्मिलित रूप से पाया। अब ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन ये है कि एक तरह की ये स्वच्छ ऊर्जा है, ठीक है। स्वच्छ ऊर्जा बोले तो क्या है कि मतलब इसको इसको उत्पन्न करने में हमें किसी तरह का प्रदूषण उत्पन्न नहीं करेंगे। जैसे कि हम जैसे तेल बनाते हैं, ईंधन में रॉ क्रूड ऑयल लाते हैं, तो क्रूड ऑयल को अगर हम उसको प्रसंस्कृत करेंगे तभी उससे हम डीजल या पेट्रोल बनाते हैं, तो प्रसंस्कृत करने में काफी ज्यादा हमें ईंधन का उपयोग करना पड़ता है। लेकिन ये क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन है, इसमें हम इस तरह की किसी भी तरह का हम रॉ मटेरियल, मतलब हम किसी तरह का प्रदूषण हम वातावरण में नहीं फैलाएंगे। इसको बनाएंगे कैसे? इसको क्या करेंगे? इसमें इस्तेमाल करेंगे सोलर पावर का, ठीक है। सोलर पावर का इस्तेमाल कैसे करेंगे? बिजली के रूप में करेंगे, जो कि पानी में हम इलेक्ट्रिसिटी, बिजली प्रोवाइड करेंगे। जैसे पानी भर दिए, पानी के अंदर हम कैथोड एनोड डाल दिए, तो जब कैथोड एनोड डालते हैं और उसमें इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोवाइड करते हैं, तो एनोड से हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो हाइड्रोजन गैस जो निकलती है तो उसी को हम इकट्ठा कर लेंगे और उसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन में बांटने से पैदा होती है। तो हाइड्रोजन जो भी निकलेगी उसको इकट्ठा कर लेंगे, ऑक्सीजन तो वातावरण में फैली जाएगी
अब जो बचा कुछ नहीं, इसमें किसी और चीज का जो हमारे अपशिष्ट पदार्थ तो निकला नहीं, तो ये जो हाइड्रोजन गैस है इसी को संकेंद्रित कर लेंगे, तो इसी को कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। अब जो इसमें इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से बढ़ाएंगे, इसे इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम सोलर पावर का इस्तेमाल करेंगे, जो कि एक तरह की सतत ऊर्जा है जो सूर्य से हमें फ्री में मिलती है। ठीक है, सोलर ऊर्जा के प्राप्त करने के लिए भारत ने एक अलायंस बनाया था जिसका नाम था सौर गठबंधन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA। ये किसके द्वारा बनाया गया था? ये भारतीय पहल थी जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी और फ्रांस के एनुअल मैक्रो, इन दोनों ने मिलकर इस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का बनाया था। ये कहाँ पे बना था? ये 30 नवंबर 2015 को फ्रांस पेरिस में हुआ था। तो पेरिस संधि हुई थी जलवायु के लिए COP21 में के तहत, तो उसमें ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का निर्माण हुआ था। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है गुड़गांव में। ठीक है, ये अब इसके तहत कौन से देश आते हैं जो पूर्ण या आंशिक रूप से कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित होते हैं? अब कर्क रेखा कौन सी? ये पृथ्वी, ये ग्लोब है, तो 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण, नॉर्थ, ठीक है, और साउथ, इनके बीच में ये मकर रेखा है, कर्क रेखा है। इसके बीच में जो भी देश हैं, क्योंकि यहाँ यहीं तक सूर्य की किरणें, जो सूर्य की आने वाली किरणें होती है वो लंबवत पड़ती हैं, तो जब लंबवत पड़ेंगी तो इनके बीच में जितने सौर का प्रकाश ज्यादा पड़ेगा, तो यहाँ पे सौर ऊर्जा से जो भी उत्पादन, इलेक्ट्रिसिटी के उत्पादन की क्षमता यहाँ पे ज्यादा होती है। तो इनके बीच में जो भी राष्ट्र हैं उनको सौर ऊर्जा के लिए प्रोत्साहन करना, ना कि हमें फॉसिल फ्यूल के ऊपर डिपेंड होना। अब ये देखते हैं इसका लक्ष्य क्या है। इसका लक्ष्य है 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड, मतलब एक सूरज, एक देश है, एक संसार और एक ग्रिड। इसको लागू करने के लिए नोडल एजेंसी है, ताकि हम किसी भी जो ऐसे अल्प विकसित देश हैं, जो कि जैसे दक्षिण अफ्रीका के कुछ देश हैं जहाँ पे अभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंची है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने के लिए एक ग्रिड बनाना, 1 ग्रिड की इस्तेमाल करना, जिसका उपयोग जो भी अल्प विकसित देश हैं, जो भी दूर दराज के इलाके हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच सकती है, वहाँ पे सोलर ग्रिड लगाना, सोलर पैनल लगाना, ताकि वहाँ पे भी आसानी से इलेक्ट्रिसिटी पहुंच सके और लोग इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग कर सके। ठीक है, इस सप्ताह की महत्वपूर्ण हस्ती हैं वो है आचार्य विनोबा भावे। उनकी जयंती कब मनाई जाती है? उनकी जयंती मनाई जाती है 11 दिसंबर को। ठीक है, 11 सितंबर को। अब आचार्य विनोबा भावे के बारे में देख लेते हैं। आचार्य विनोबा भावे क्या थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था? आचार्य विनोबा भावे का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। ये भूदान आंदोलन के अग्रणी नेता थे। भूदान इन्होंने भूदान आंदोलन किया था, जिसमें लगभग 44 लाख हेक्टेयर जमीन को उन्होंने भूदान के रूप में उन्हें प्राप्त कर लिया था, कि उन लोगों द्वारा, जो जमींदार, उस जमाने के जमींदार होते थे, उनके द्वारा इनको भूदान के रूप में इन्हें फ्री में मिल गया था, जिसके पास जमीन नहीं थी उसको उन्होंने वापस उनको देने की कोशिश की थी, ताकि लोगों में एक समरूपता फैली रहे। ठीक है, एक बहुत बड़े समाज सुधारक भी थे। इन्होंने शिक्षा के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए बहुत काम किया था। ठीक है, ये और इनका महाराष्ट्र में हुआ था। इनका बचपन का नाम जो था वो नरहरि भावे था। ठीक है, इनको जो विनोबा का जो इनको उपाधि दी थी, ये उपाधि किसने दी थी? इनको मामा फड़गे ने इनको विनोबा की उपाधि दी थी। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, और इनको 1983 में जब वर्ल्ड कप भारत जीता था, उस समय इनको भारत रत्न से उपाधि मिली थी, भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न की उपाधि इन्हें 1983 में मिली थी। जो इन्होंने भूदान आंदोलन शुरू किया था वो कहाँ से किया था? वो तेलंगाना से किया था। तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से इन्होंने ये किया था भूदान आंदोलन का शुरुआत। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं। ऑपरेशन
गियर बॉक्स क्या है? ऑपरेशन गियर बॉक्स मतलब ये क्या है, इसलिए है कि ऑपरेशन गियर बॉक्स है जो मादक पदार्थ की सामग्री की तस्करी हो रही है, खासकर कि हीरोइन के, उसको रोकने का एक उपाय करना है कि उसके गियर बॉक्स, क्योंकि अभी नए नए तरकीबों से उसकी तस्करी की जा रही है। कभी देखा गया था कि किसी ने गाड़ी के जो इंजन होता है उसमें कोकीन भर दिया था, हीरोइन भर दिया था, तो उसको रोकने के लिए एक खास तरह का ऑपरेशन गियर बॉक्स चलाया गया है। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आता है, ये मतलब ऑपरेशन किसके अंतर्गत आता है? ये राजस्व खुफिया निदेशालय DRI के अंतर्गत आता है। ये उसको जो भी नया नियम कानून है उसके अंतर्गत आता है। ये जो मादक पदार्थों के तस्करी को रोकना इनका प्रमुख है। DRI का प्रमुख काम करता है तस्करी को रोकना, किसके? मादक पदार्थों का। अभी DRI के जो नया नियम आया है उसके तहत जो ये गांजा है, भांग है, गांजा कह रहा हूँ, गांजा भांग है, इसे मादक पदार्थों की लिस्ट से हटा दिया गया। इसे एक औषधि के रूप में इसे शामिल बोला गया है। ठीक है, अब जो हीरोइन बनती कहाँ से? ये अफीम का ही परिष्कृत रूप है। और विश्व में 2 प्रमुख ऐसी जगह हैं जहाँ से अफीम का उत्पादन होता है। पहला तो है गोल्डन ट्रायंगल। ठीक है, ये गोल्डन ट्रायंगल का है, जैसे ये भारत हो गया, आप करिएगा। तो भारत के जो दक्षिण में है, म्यांमार से हो गया, म्यांमार वाला क्षेत्र, तो यहाँ पे गोल्डन ट्रायंगल, म्यांमार हो गया, लाओस में, थाईलैंड हो गया, तो ये यहाँ पे एक ट्रायंगल का रूप में निर्माण करते हैं। तो भारत के ऊपर में जो ये चंद्रकार बिंदी के रूप में, जैसे यहाँ पे भारत में हो गया, यहाँ अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, और यहाँ पे हो गया ईरान। ठीक है, तो इसमें इस क्षेत्र और इस क्षेत्र में अफीम की बहुत ज्यादा उत्पादन होता है, तो भारत इनके बीच में है। तो इनको रोकने के लिए, भारत को ऐसे इनको रोक सके, इसके लिए ऑपरेशन गियर बॉक्स ट्रिगर किया गया। और एक है गोल्डन क्रिंसरेट, जो इसमें ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान है। ये 3 देश हैं, ऊपर के जो भी दक्षिण एशिया के जो भी देश हैं वो है। भारत में अफीम का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? भारत में अफीम का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन मध्य प्रदेश में होता है, फिर राजस्थान में होता है, फिर यूपी में होता है। और यूपी में कहाँ पे होता है? यूपी में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है बाराबंकी और गाजीपुर में। ठीक है, तो इनके यहाँ पे सबसे ज्यादा बाराबंकी में सबसे ज्यादा होता है, फिर गाजीपुर में होता है। अगला क्वेश्चन है, जीविका योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है? किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? जीविका मिशन किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। अब बिहार सरकार, ये क्या है जीविका मिशन? इसके तहत महिलाओं को, जो ग्रामीण महिलाएं, ग्रामीण अंचल में रहती जो पिछड़ी महिलाएं, उनको आर्थिक रूप से सशक्त करना। आर्थिक रूप से सशक्त करने का मतलब क्या है कि जो भी महिलाएं हैं उनको थोड़ी शिक्षा देना, कि ताकि वो अपने हाथों से, इसके तहत में क्या किया गया है, कांच की चूड़ियां बनाना सिखाया जाएगा। कांच की चूड़ियां बनाना सिखाया जाएगा। ठीक है, तो ये कांच की चूड़ियां कहाँ से बनेगी? जो शराब की बोतलें होती हैं, तो उनको, उनसे ये कांच की चूड़ियां बनेंगी। तो यहाँ के मतलब ये है कि बिहार सरकार का काम है कि वो जो भी शराब की बोतलें हैं उनका उपयोग करके कांच की चूड़ियां बनाएगी। और कांच की चूड़ियां कौन बनाएगी? जो वहाँ की ग्रामीण महिलाएं हैं, जो काफी मतलब पिछड़े इलाकों में रहती हैं, जिनकी आय का कोई साधन नहीं, तो उनको ये कांच की चूड़ियां बनाने के लिए उन्हें सिखाना, उन्हें शिक्षा देना, उनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना, और जिससे वो अपनी आजीविका चला सके। अभी बिहार सरकार ने कब बैन किया था? 2016 में। तो उन्होंने ये भी मतलब कैसे करते हैं, 2016 में इन्होंने शराब पे बैन लगा दिया, और शराब की बोतलें के लिए वो बोल रहे हैं कि भाई साहब बोतलों से वो चूड़ियां बनाए। कमाल है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, बिहार सरकार ने कब बैन किया था? 2016 में। अब उनसे क्या किया? शराब की बोतलों से चूड़ियां बनाएंगे ये लोग। अगला क्वेश्चन है, विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ है? ये आयोजन किया गया है ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में किसके द्वारा किया गया है? PM मोदी द्वारा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अभी हाल में किया गया है, PM मोदी द्वारा किया गया है, और ग्रेटर नोएडा कहाँ है? यूपी में। ठीक, अब इंडिया की दुग्ध उत्पादन की स्थिति, विश्व में जो इंडिया के दुग्ध उत्पादन की स्थिति, वो पहले स्थान पे है। पहले स्थान पे सबसे ज्यादा दूध उत्पादन, पूरे विश्व के जितना भी उत्पादन होता है
उसमें लगभग 23% कंट्रीब्यूशन, 23% का योगदान भारत का है। ठीक है, लगभग 1/4 जितना भी दूध पूरे विश्व मिलकर इकट्ठा करते हैं उसका 1/4 भारत अकेला करता है। अब देख लेते हैं स्टेट वाइज में क्या होता है। स्टेट वाइज में सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन कौन करता है? यूपी। ठीक है, यूपी करता है। उसके बाद कौन सा करता है? राजस्थान। उसके बाद कौन सा करता है? एमपी। यूपी कितना करता है? लगभग 16.5% यूपी करता है। राजस्थान कितना करता है? 12.8% करता है। और एमपी कितना करता है? 8.6% योगदान करता है। अब भारत में प्रत्येक व्यक्ति को कितना दूध मिलता है, स्टेट वाइज कितना मिलता है, उसके बारे में भी देख लेते हैं। सबसे ज्यादा दूध राज्यभर में सबसे ज्यादा पर कैपिटा दूध पर कैपिटा मिल्क प्रत्येक व्यक्ति को कितना औसत कितना मिलता है? पंजाब में सबसे ज्यादा मिलता है, पंजाब। ठीक है, पंजाब के बाद हरियाणा। ठीक है, उसके बाद सबसे ज्यादा किससे मिलता है? राजस्थान वालों को। और कहीं बहुत दूर जाने के बाद यूपी को मिलता है। पंजाब को कितना मिलता है? 1181 ग्राम। ठीक है, पर कैपिटा मिलता है, पर व्यक्ति, पर पर्सन। हरियाणा में मिलता है 1087 ग्राम पर पर्सन। राजस्थान में मिलता है 870 ग्राम पर पर्सन। यूपी में कितना मिलता है? यूपी में मिलता है 387। बस इतना ही मिलता है। ठीक है, तो ये तो हो गया मतलब दूध की पर कैपिटा भारत में कि प्रत्येक व्यक्ति को कितना मिलता है। और अंतर्राष्ट्रीय विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 3 जून को। भारत में दुग्ध उत्पादन को किसने बढ़ाया था? किस क्रांति के दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्रांति, उसका नाम है श्वेत क्रांति। ठीक है, श्वेत क्रांति किसके दुग्ध के लिए? दुग्ध मतलब डेयरी उत्पादन के लिए। ठीक है, उत्पादन को बढ़ाने के लिए। ये किसके किया गया? वर्गीस कुरियन। ठीक है, वर्गीस कुरियन को दुग्ध श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। अगला है, सरकार द्वारा किस अनाज के निर्यात पर बैन लगा दिया गया है? सरकार द्वारा अभी हाल में एक अनाज था जिसके बैन लगा दिया है। कौन सा अनाज है? वो है टूटे चावल। इसका कारण क्या है? क्योंकि अभी भारत के कई जगहों पे मतलब सूखा पड़ चुका है। जो नॉर्थ एरिया का पूरा रीजन वहाँ पे सूखा पड़ गया, जिससे भविष्य में चावल की हमें किल्लत ना हो, इसके लिए अनाज के निर्यात पे बैन लगा दिया गया है। अभी अनाज की निर्यात नहीं करेंगे क्योंकि बाढ़ और सूखा अभी उत्तर भारत में इसके लिए काफी मतलब मुसीबत बनी पड़ी है। तो इसको कम भविष्य में हमें अनाज की कमी किल्लत ना हो, इसके लिए हमने कम टूटे चावल पे बैन लगा दिया है। चावल उत्पादन में सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाले राज्य कौन से हैं? पहले सबसे ज्यादा उत्पादन करता है पश्चिम बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, फिर आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को भारत का चावल का कटोरा भी कहते हैं, चावल का कटोरा। ठीक है, इसे चावल का कटोरा भी कहते हैं। अब तो पहले नंबर पर कौन है? पश्चिम बंगाल, दूसरे पे उत्तर प्रदेश, तीसरे पे आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगला क्या है? राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ पे है? ये है कटक, उड़ीसा। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था ईरी कहाँ पे है? ये है फिलीपींस में। ठीक है, फिलीपींस के लास बानोस में। ठीक है, ईरी के रूप में ही एक भारत में क्षेत्रीय चावल अनुसंधान का वाराणसी में खोला गया है। वाराणसी में बना रहा। ठीक है, वहाँ पे क्षेत्रीय चावल अनुसंधान संस्था खोला गया। ठीक है, ईरी के एक जो ये क्वेश्चन पूछ चुका है, क्षेत्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ खोला गया है? वाराणसी में। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ खोला गया है? कहाँ है? फिलीपींस में, लास बानोस। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कटक कहाँ? उड़ीसा में। उड़ीसा के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अभी गोल्डन राइस
काफी चर्चा में है। ये एक जीएम क्रॉप फसल है, मतलब जीन मॉडिफाइड फसल है। इसे किसके द्वारा बनाया गया है? ये जो फिलीपींस वाली इसके द्वारा बनाया गया है, तथा और जो इसके लिए जो वित्त पोषण किसने ट्रस्ट है, मिलिंडा और गेट्स फाउंडेशन, मिलिंडा एंड गेट्स फाउंडेशन द्वारा। ये राइस क्या क्या है? इसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में है, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में है। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। क्या क्या रखेंगे? भारत में सबसे बड़ा चावल, जो सबसे ज्यादा चावल उत्पादन करता है पश्चिम बंगाल, और आंध्र प्रदेश जो करता है उसे चावल का कटोरा भी कहते हैं आंध्र प्रदेश को। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ पे है? कटक में है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान लास बानोस फिलीपींस में। जो इसी के एक क्षेत्रीय जो मतलब एक क्षेत्रीय जो संस्था के रूप में स्थापित किए गए क्षेत्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, तो वो कहाँ पे किया गया? वाराणसी में। इसकी एक कहते हैं सिस्टर कंपनी। हाल ही में सरकार द्वारा पीएलआई स्कीम के अंतर्गत पहला संवितरण किस क्षेत्र को दिया गया? अभी हाल में ही दिया गया है इसको, पीएलआई स्कीम के तहत। ठीक है, ये किसे दिया गया है? ये दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र के मोबाइल निर्माण कंपनियों को दिया गया है, ताकि भारत में मोबाइल निर्माण के जो भारत के जो मोबाइल कंपनियां निर्माण कंपनियों तो चाइना पे न निर्भर हो सके, तथा जो भी मोबाइल कंपनियां हैं वो भारत में आ सके, उनका जो भारत में अपनी कंपनियां स्थापित कर सके, तो उनके लिए पीएलआई स्कीम लाया गया है। ठीक है, अब पीएलआई क्या होता है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। पीएलआई उच्च आयात प्रतिस्थापन तथा रोजगार सृजन करने के साथ, जो कि रोजगार, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसके तहत हम उत्पादन को बढ़ाएंगे। उत्पादन, इसका पीएलआई स्कीम का मतलब होता है, ठीक है, पीएलआई का मतलब है प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव, प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव। ठीक है, इसके द्वारा हम प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात करें। जब प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा? जब प्रोडक्शन बढ़ेगा, जब उत्पाद की खपत बढ़ेगी। खपत बढ़ेगी तो लोगों को मतलब रोजगार, जब उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार सृजन होगा। रोजगार सृजन होगा तो लोगों के पास पैसे आएंगे, पैसे बढ़ेंगे तो लोग मतलब खपत बढ़ेगी। और जो आयात है उसको कम करना। जो आयात भारत में जो आयात हो रही, हर चीज का आयात हो रहा है, तो उसको आयात को खत्म मतलब थोड़ा कम करना, और उसकी जगह पे जो घरेलू वस्तुएं हैं, घरेलू विनिर्माण क्षमता को बढ़ाना। ठीक है, इसके लिए पीएलआई योजना की कल्पना है। इसमें घरेलू इकाई के निर्मित उत्पादों की बिक्री में वृद्धि कर कंपनियों को प्रोत्साहन देना होता है। इसमें अगर जो भी घरेलू कंपनियां, जो छोटी कंपनियां हैं, चाहे एमएसएमई है, उनके जो उत्पाद है उनको उत्पादन में वृद्धि करना, और उस वृद्धि के लिए कंपनियों को प्रोत्साहन, ताकि वो उत्पादन कर सके और उत्पादन का फायदा दूसरों को लोगों को भी हो सके। ठीक है, इस योजना के जो शुरू किया गया था, इसकी योजना के तहत तीन उद्योगों को लक्षित किया गया। शुरू में जब ये योजना आई थी पीएलआई स्कीम 2020 के टाइम पे, कोरोना के टाइम पे ये स्कीम को लॉन्च किया गया है। इसमें तीन क्षेत्रों को किया गया था। पहला क्षेत्र है मोबाइल संबंधित जो भी उसके घटक है, मोबाइल संबंधित जो भी उसके घटक निर्माण करने वाली कंपनियां, जैसे चिप बनाने वाली कंपनियां हैं, उसके मदरबोर्ड बनाने, डिस्प्ले बनाने वाली कंपनियां, उनके घटकों पर निर्भर किया गया था। फिर दूसरे को किसको? विद्युत घटक के निर्माण को, जो भी इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां हैं, जैसे ट्रांसफार्मर हो गया, चाहे कोई इलेक्ट्रिक वायर हो गया, उनको बनाने वाली उन कंपनियों को बनाने को, उसके निर्माण को उसमें लक्षित किया गया था। फिर आएगा चिकित्सा उपकरण, जो कोरोना काल में आप लोगों ने देखा ही कितना मारामारी थी हर चीज, मास्क बनाने के लिए, ऑक्सीजन के लिए, पीपीटी किट के लिए, तो उसके लिए उसके उपकरण बनाने के लिए लक्षित किया गया। अब इन लक्षितों में जो भी किया गया 3 घटकों में, अभी जो मोबाइल निर्माता का विनिर्माण वाले क्षेत्र की कंपनियां हैं, उनको इसमें पहला संवितरण किया गया है। ठीक है, डिस्कर्बेंस ये दिया गया है। अब ये अभी जो बजट दिया है, जो निर्मला सीतारमण ने प्रस्तुत किया है, उसमें अब 3 जगह जो क्षेत्र थे उनको बढ़ा के अब 14 क्षेत्र को बढ़ा दिया है। अभी 14वां क्षेत्र कौन सा? ड्रोन निर्माण।
ड्रोन निर्माण को इसमें शामिल किया गया है। ठीक, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। जो 14वां क्षेत्र है वो कौन सा है? वो ड्रोन निर्माण PLI स्कीम के तहत। PLI के लिए अभी जो बजट पेश किया है, PLI योजनाओं के तहत ये 1.97 लगभग 2 लाख करोड़ रुपए को बजट में आवंटित करने के लिए कहा गया है, लगभग 2 लाख करोड़ का। अगला क्वेश्चन है, विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये जारी किया जाता है ILO द्वारा। ILO क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर ILO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जनेवा। ठीक, अब ये रिपोर्ट जो जारी की गई है, इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर 1.4 बिलियन लोग को किसी भी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा प्राप्त नहीं। जो 4.1 बिलियन लोग हैं, लगभग 41 लाख लोग, ठीक है, इनको किसी भी तरह का सामाजिक सुरक्षा प्राप्त नहीं है। और भारत की कुल आबादी के लगभग 24.4% जो काम करने वाली है, उसको ये किसी भी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध नहीं। जो कोरोना काल में हमें काफी दिखाई दिया, लोग इधर उधर भटक रहे थे, तो उसके लिए ये सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। तो इसमें ये बताया गया कि भारत की कुल आबादी जो वर्किंग आबादी है, उसकी लगभग 24.4% लोगों के पास किसी भी तरह सामाजिक सुरक्षा क्या बोलते हैं? जैसे पेंशन, बीमा, स्वास्थ्य, ठीक है, इस तरह की किसी प्रकार की सहूलतें नहीं है। तो उसमें लगभग 24 जो वर्किंग आबादी है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी सहूलियत उनको प्रदान नहीं की गई है। ठीक है, अब ILO का क्या है? ILO का क्या काम क्या करती है? ILO क्या करती है? अंतर्राष्ट्रीय आधारों पर मजदूरों तथा श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए नियम बनाती है। किसके लिए नियम बनाती है? जो मजदूरों तथा जो श्रमिक होते हैं, उनके हितों की कैसे रक्षा किया जा सके। जैसे किसी वर्कर को कितने घंटे का कार्य करने के लिए बोला गया है, उनको कैसे किया गया, उनके क्या सुरक्षा के उपाय होने चाहिए, क्या उनकी वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए, तो उसके हितों की रक्षा के लिए नियम बनाता है। ये एक संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट संस्था है। ये संयुक्त राष्ट्र का ही पार्ट है। 1969 में इसको शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ILO को कब शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है कि नहीं मिला है? तो उसे मिला है। वो भी किसे मिला है? शांति का। ठीक है, अब आ जाते हैं हम जो अभी जो USA ओपन हुआ है उसके बारे में कि क्या क्या कौन कौन से ओपन हुए हैं, कौन किसने जीता है, कौन विजेता रहा है, तो इसके बारे में। ये हुआ एक ग्रैंड स्लैम है। ग्रैंड स्लैम क्या होता है कि पूरे साल भर में चार ग्रैंड स्लैम का आयोजन होता है, मतलब 4 टेनिस प्रतियोगिताएं। ठीक है, पहला प्रतियोगिता कौन सा होता है? पहला प्रतियोगिता ये पूछता है कि पहला कौन सा होता है? पहला होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन। ऑस्ट्रेलिया ओपन को किसने जीता है? पुरुष एकल वर्ग में राफेल नडाल ने जीता है। ठीक है, महिला एकल वर्ग में एश्ले बर्टी ने जीता है ऑस्ट्रेलिया के लिए। पुरुष युगल खिताब किसने जीता है? जो पुरुषों का डबल होता है उसमें थानासी कोकिनाकिस निक किरिगियोस, ये भी ऑस्ट्रेलिया के, इन दोनों ने मिलकर जीता है। महिला के बारबारा क्रिस्कोवा तथा कैटरीन सिनियाकोवा, जो कि चेक गणराज्य की है, उन दोनों ने मिलकर जीता। मिश्रित युगल के क्रिस्टीना मलादिनाविक फ्रांस की है और इवाना डोगिस क्रोएशिया की, इन दोनों ने जीता है। ठीक है, उसके बाद अगला पहला कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलिया ओपन। दूसरा होता है फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन किसने जीता है? राफेल नडाल ने। महिला की इया स्टीवेक पोलैंड की है। पुरुष युगल मार्सेलो अरवालो अल सल्वाडोर के हैं और जीन जूलिया रोजर नीदरलैंड के, इन दोनों ने मिलकर पुरुष युगल का खेला। महिला युगल का कैरोलिन गार्सिया फ्रेंच की और क्रिस्टीना मालादिनिको फ्रांस की हैं। मिश्रित युगल एना शिबहारा जापान और वेस्ले कुलहोप नीदरलैंड, इन दोनों ने मिश्रित युगल का जो खिताब जीता है। तीसरा कौन सा है? विंबलडन। ये पुरुष एकल का नोवाक जोकोविच ने जीता है।
और महिला एकल का ये एल्बिना रिबाकिना कजाकिस्तान की है, इन्होंने जीता है। पुरुष युगल का खिताब मैथ्यू एबेडन और मैक्स परसेल ने जीता ऑस्ट्रेलिया के। महिला युगल का बारबोरा क्रासिकोवा कैटरीना सिनेकोवा जो चेक गणराज्य की है, उन्होंने जीता है। मिश्रित युगल का किसने जीता? नील स्कूपस्की यूके और डिजाइरे क्रोजिक्स यूएस, इन दोनों ने मिलकर जीता है। यूएस ओपन किसने जीता है? पुरुष एकल वर्ग का कार्लोस अल्रेंज, ये स्पेन के हैं, ठीक है, इन्होंने जीता है। ये सबसे कम उम्र के ग्रैंड स्लैम जीतने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है। इससे ये दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे कौन? राफेल नडाल ने सबसे कम उम्र में जीता था। महिला एकल वर्ग का ईगा स्वियातेक पोलैंड की, इन्होंने जीता है। पुरुष युगल का जे सेलिसबरी यूके और आर राम अमेरिका की, इन दोनों ने मिलकर जीता है। महिला युगल खिताब के सिनेकोवा और के बी क्रिजिकोवा ने महिला युगल का खिताब जीता है। अभी इसके बारे में कुछ और चर्चा कर लेते हैं। जो राफेल नडाल है, इन्होंने सबसे ज्यादा बार ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है, सबसे ज्यादा बार। स्लैम, ठीक है, सबसे ज्यादा बार ग्रैंड स्लैम जीता। कितनी बार जीत चुके? 22 बार। इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा? नोवाक जोकोविच का। इन्होंने कितनी बार जीता था? 21 बार, ठीक है। और अभी हाल फिलहाल में दो खिलाड़ियों ने संन्यास लिया है। एक तो रोजर फेडरर, इन्होंने संन्यास ले लिया। ये कहाँ के थे? ये थे स्विट्जरलैंड, ठीक है। और एक सेरेना विलियम्स, इन दोनों ने संन्यास ले लिया। सेरेना विलियम्स के नाम पे सबसे ज्यादा महिला ग्रैंड स्लैम, इनके पास 22, इनके पास भी 22 ग्रैंड स्लैम का ही ग्रैंड स्लैम जीतने का अवार्ड है। इन दोनों ने अभी संन्यास ले लिया है, ठीक। चलिए, थैंक यू देखने के लिए। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।